एक पेट्रोलियम रिफाइनरी के हार्ट में डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर एक दिलचस्प प्रोसेस चल रहा होता है। चैलेंज ये है कि यहाँ बहुत सारे मिक्स गैसिंग होती है। हम इन्हें कैसे सेपरेट करें? अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाते हैं तो रॉ क्रूड ऑयल को कई यूजफुल कंपोनेंट्स में सेपरेट किया जा सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ 3 गैसेस है। अब इंजीनियर्स का क्लेवर सॉल्यूशन है कंट्रोल्ड कूलिंग। आइडिया यह है कि टेम्परेचर को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाए, सिर्फ एक गैस के बॉइलिंग पॉइंट तक। वोला, वही स्पेसिफिक गैस लिक्विड में कंडेंस हो जाती है और बाकी गैसेस से इंस्टेंटली सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट गैस को आइसोलेट करने के लिए टेम्परेचर को और रिड्यूस कर दीजिए अगले बॉइलिंग पॉइंट तक। लेकिन अगर आप डिस्टिलेशन टावर को जूम करके देखें, सरप्राइज, वहां आपको कोई कूलिंग कॉइल्स नहीं दिखेंगी। उसकी जगह आपको गैस सेपरेशन का एक इंजीनियस मेथड दिखेगा। बबल कैप्स का यूज करके डिस्टिलेशन कॉलम की जीनियस इंजीनियरिंग समझने के लिए पहले हमें यह अज्यूम करना होगा कि ये सारी ट्रेस कंडेंस्ड लिक्विड से भरी हुई है। टॉप पर लोवेस्ट टेम्परेचर वाला लिक्विड होता है और बॉटम पर हाईएस्ट टेम्परेचर वाला लिक्विड। क्रूड ऑयल को सबसे पहले फर्नेस में फीड किया जाता है। यह ज्यादातर लिक्विड वेपराइज हो जाता है। अब ये फ्लूइड, जो मोस्टली वेपर होता है और थोड़ा लिक्विड भी होता है, डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर करता है। अज्यूम कीजिए कि फर्स्ट ट्रे पर लिक्विड का टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया है और जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से सिर्फ वेपर ऊपर की तरफ राइज करता है। अब बबल कैप डिजाइन का मैजिक शुरू होता है। इस डिजाइन की वजह से वेपर पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक पथ फॉलो करना पड़ता है। जो गैस इस ट्यूब के थ्रू एंटर करती है उसे ट्रे में मौजूद लिक्विड के अंदर से पास करना पड़ता है। याद रखिए, ये लिक्विड काफी लोअर टेम्परेचर पर होता है। मान लीजिए गैस का एक कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 375 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कंपोनेंट इस लिक्विड पूल के अंदर आते ही कंडेंस हो जाएगा। इसी तरह गैस के सारे कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस और 400 डिग्री सेल्सियस के बीच है, वो सब यहीं कंडेंस हो जाते हैं। जिन गैसेस का बॉइलिंग टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वो इस लिक्विड पूल से एस्केप कर जाती है और ऊपर की तरफ राइज करती है। यह उनके लिए अगला लिक्विड पूल वेटिंग में होता है जिसका टेम्परेचर और भी कम होता है, मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस। यही प्रोसेस फिर रिपीट होता है और जिन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेल्सियस से 375 डिग्री सेल्सियस तक होता है वो सब इस लिक्विड पूल में कंडेंस हो जाती है। इसी तरह इंजीनियर्स क्रूड ऑयल को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। एक प्रैक्टिकल डिस्टिलेशन टावर में लगभग 15 ऐसी ट्रेस होती हैं। जितना मॉलिक्यूल हेवी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि क्रूड ऑयल के सारे हेवी कंपोनेंट्स टावर के बॉटम में मिलते हैं और लाइटर कंपोनेंट्स टॉप की तरफ होते हैं। उदाहरण के लिए डिस्टिलेशन टावर के टॉप रीजन में आपको गैसोलीन मिलेगी और बॉटम रीजन में इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल। टावर के बिल्कुल टॉप पर एक कंडेंसर लगाया जाता है। यह एक्टिव कूलिंग के अंडर होता है। जब गैस इन कॉइल से होकर गुजरती है तो उसका कुछ हिस्सा कंडेंस हो जाता है। जो गैस बच जाती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है उसे सबसे ऊपर से पेट्रोलियम गैस के रूप में कलेक्ट किया जाता है। दुर्भाग्य से क्रूड ऑयल सेपरेशन की ये इंटरेस्टिंग फिजिक्स इतनी परफेक्टली काम नहीं करती। बॉटम मोस्ट ट्रे को देखिए। थियोरी के हिसाब से जिन गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट 370 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है उन्हें यहीं कंडेंस होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ गैस मॉलिक्यूल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट 370 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है वो इस तरल पुल से एस्केप कर जाती है और इवेंचुअली टॉप ट्रे तक पहुंच जाती है, जबकि उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए। अब इंजीनियर्स का अगला ट्रिकी सॉल्यूशन आता है। इस तरल को एक पाइप के थ्रू वापस बॉटम ट्रे में भेज दिया जाता है। ये ट्रे हायर टेम्परेचर पर होती है जिससे वो मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाती है, जो एक्चुअली अपर ट्रे में होनी चाहिए, और सिर्फ रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स को ही ट्रैप किया जाता है। इस तरह का सेपरेशन और रिसर्कुलेशन डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब चलिए डिस्टिलेशन कॉलम के बॉटम में गिरे रेजिड्यू पर फोकस करते हैं। इस रेजिड्यू में भी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें मौजूद फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है।
कुछ तो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर बॉयल होते हैं, लेकिन इतनी हाई टेम्परेचर पर बॉयल होने से पहले ही मॉलिक्यूल्स क्रैक हो जाते हैं। इंजीनियर्स फिर भी रेजिड्यू के सारे फ्रैक्शंस को बॉयल करना चाहते हैं, लेकिन लोअर टेम्परेचर्स पर। यहाँ एक इजी एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, लेकिन अगर आप पानी के आसपास का प्रेशर रिड्यूस कर दें तो वही पानी 50 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉयल करने लगता है। यही सेम ट्रिक रेजिड्यू पर अप्लाई की जाती है। डिस्टिलेशन कॉलम का प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस को वैक्यूम डिस्टिलेशन कहा जाता है। यहाँ रेजिड्यू को बहुत लोअर टेम्परेचर्स पर डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिस्टिल किया जाता है, बिना मॉलिक्यूल्स को क्रैक किए। वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम से निकलने वाला लाइटेस्ट फ्रैक्शन कैटालिटिक क्रैकर में जाता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन से वैक्स और लुब्रिकेशन ऑयल कलेक्ट किया जाता है। सबसे हेवी फ्रैक्शन लिक्विड ही रहता है, जिससे एस्फल्ट और इंडस्ट्रियल फ्यूल बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टावर के अंदर कंटिन्यूअस वैक्यूम कैसे मेंटेन किया जाता है। इस क्रूशल जॉब के लिए एक पेक्यूलर डिवाइस यूज होती है, जिसे स्टीम इजेक्टर कहा जाता है। स्टीम इजेक्टर टावर के अंदर लीक होने वाली एयर और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को बाहर निकाल देता है। ये डिवाइस वेंचुरी प्रिंसिपल पर काम करती है। जब हाई प्रेशर स्टीम इस थ्रॉटल रीजन तक पहुंचती है तो उसकी स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाई स्पीड का मतलब लो प्रेशर होता है। स्टीम इजेक्टर का ये लो प्रेशर रीजन एयर और गैसेस को अपने अंदर खींच लेता है और इस तरह टावर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट नेगेटिव बना रहता है। आपको यह जानकर सरप्राइज होगा कि वैक्यूम डिस्टिलेशन टावर के अंदर मेंटेन किया गया प्रेशर काफी लो होता है, लगभग 10 से 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। याद रखिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। क्लियरली इतनी लो प्रेशर पर काम करने के लिए स्पेशल टाइप के हाई परफॉर्मेंस गैस्केट्स और सीलिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है। अब मिलिए एक मॉडर्न गैस्केट से जो कटिंग एज ग्राफाइट टेक्नोलॉजी से बना है, ग्राफॉइल आर। ग्राफॉइल आर प्योर एक्सपेंडेड ग्राफाइट से बना होता है। ये फ्लैंजेस की माइक्रोस्कोपिक इम्परफेक्शंस के साथ बहुत अच्छी तरह कंफर्म कर जाता है और हाई टेम्परेचर्स को भी इजीली विथस्टैंड कर सकता है। जॉइंट्स को एयरटाइट बनाने के लिए कॉमनली स्पाइरल वुंड गैस्केट्स यूज किए जाते हैं। यहाँ एक वी शेप मेटल स्ट्रिप को किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल 2083 के साथ स्पिरली वाउंड किया जाता है। इससे एक रेजिलिएंट गसेट बनता है जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को हैंडल कर सकता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेन डिस्टिलेशन कॉलम से गैसोलीन कैसे प्रोड्यूस होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर काफी लो होता है। अगर आप इसे कार्स में यूज करें तो इंजन नॉकिंग की सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अगर हम फ्यूल ऑयल को क्रैक करें, जो सभी फ्रैक्शंस में सबसे हेवी था, तो हम हाई ऑक्टेन गैसोलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमने रिफाइनरी का सबसे बड़ा मिस्ट्री अनफोल्ड नहीं किया है। डिस्टिलेशन की शुरुआत में हमने एसम किया था कि ट्रेस लिक्विड पूल से भरी हुई होती है। ये एक्चुअली कैसे किया जाता है? ये एक प्रोसेस से अचीव होता है जिसे प्री लोडिंग कहा जाता है। इसे प्री वेटिंग भी कहते हैं। यह प्रोसेस कॉलम के टॉप से लिक्विड को पंप करके की जाती है। ये पंपिंग बहुत स्लोली की जाती है। लिक्विड कॉलम के अंदर नीचे की तरफ फ्लो करता है और एक ट्रे से दूसरी ट्रे में कैस्केड होता जाता है, जब तक सारी ट्रेस फिल नहीं हो जाती। इससे हर ट्रे पर रिक्वायर्ड लिक्विड होल्डअप एस्टेब्लिश हो जाता है, जो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान प्रॉपर वेपर लिक्विड कांटेक्ट के लिए लिक्विड सील बनाता है। अब वेपोराइज्ड क्रूड ऑयल को डिस्टिलेशन कॉलम में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसका मतलब यह भी है कि स्टार्टिंग में सारी ट्रेस में लिक्विड सेम होता है, लेकिन यह सिर्फ एक टेम्पररी स्टेट होती है। जैसे ही वेपोराइज्ड क्रूड ऑयल सिस्टम में एंटर करता है, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनट्स के अंदर हर ट्रे में लिक्विड का कॉम्पोजिशन यूनिक हो जाता है। क्रूड ऑयल का एक बैरल 159 लीटर का होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स का टोटल वॉल्यूम लगभग 170 लीटर होता है। यह वॉल्यूम इंक्रीज प्रोसेसिंग गेन की वजह से होता है। हमने डेंस मॉलिक्यूल्स वाले क्रूड ऑयल को लाइटर मॉलिक्यूल्स वाले आउटपुट्स में ब्रेक किया है। इन 170 लीटर में से 73 लीटर गैसोलीन होती है, 43 लीटर अल्ट्रा लो सल्फर डीजल होता है और लगभग 16 लीटर केरोसिन और जेट फ्यूल होता है। बाकी जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं वो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। ये बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है।
इस रॉ और यूजलेस क्रूड ऑयल से हमने आखिरकार हाईली वैल्यूएबल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर लिए। यही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैजिक। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट jaescompany.com पर जरूर विजिट करें।